माय डियर लर्नर्स, मैं आप सभी का व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भाग 1 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी लागत फलन पर चर्चा करेंगे। आज के लाइव जो है स्वयं प्रभा के इस एकेडमिक काउंसलिंग क्लास में हम लागत फलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पे जो है वार्ता करेंगे। संरचना में जैसे उद्देश्य, विषय प्रवेश, लागत की अवधारणा, निजी लागत तथा सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत, अस्पष्ट लागत तथा अंतर्निहित लागत, जो कि मौद्रिक लागत के दोनों भाग हैं। वास्तविक लागत, डूबत लागत तथा वृद्धिशील लागत, आर्थिक लागत तथा लेखांकन लागत एवं ऐतिहासिक लागत तथा प्रतिस्थापन लागत पर चर्चा करेंगे। साथ ही लागत फलन, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक लागत फलन तथा समय का प्रभाव, दीर्घकालिक लागत फलन और अल्पकालीन लागत फलन के साथ साथ अल्पकाल में लागत का सिद्धांत, स्थिर लागत, परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि लागत फलन व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसकी उपादेयता क्या है, इसका महत्व क्या है। जब हम इस इकाई का अध्ययन कर लेंगे, उसके पश्चात हम सक्षम होंगे कि लागत की विभिन्न अवधारणाओं जैसे निजी लागत, सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत, डूबत लागत, आर्थिक लागत, लेखांकन लागत आदि की अवधारणा को समझ पाएंगे। अल्पकालिक लागत फलन तथा दीर्घकालिक लागत फलन के बीच अंतर हम कर पाएंगे। स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागत के बीच अंतर तथा कुल लागत वक्र के प्रकृति को समझ पाएंगे। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत कुल लागत तथा सीमांत लागत की अवधारणा तथा इनके जो है वक्र को समझने में मदद मिलेगी। सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र के बीच संबंध को जान पाएंगे। अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक लागत में भेद क्या है, उसको भी हम स्पष्ट करने में सक्षम होंगे। दीर्घकालिक सीमांत लागत तथा अल्पकालिक सीमांत लागत के बीच भी जो है क्या संबंध है, इसको जान पाएंगे। इसीलिए आज का जो चर्चा पर चर्चा का विषय है वह लागत फलन व्यष्टि अर्थशास्त्र। पूर्व जितने भी जो है ऑनलाइन स्वयं प्रभा पे जो है इस क्लासेस हुई हैं, उसके ही क्रम में आज हम लोग इकाई 10 लागत फलन के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। लागत फलन बेसिकली जो है उत्पादन और लागत के बीच संबंध के अध्ययन को जो है बताता है कि लागत क्या होगी और उसका जो उत्पादन और लागत में क्या संबंध है। और इन्हीं चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए यह भी जानेंगे कि जैसे एक फर्म का एक वस्तु के उत्पादन संबंधी निर्णय, जैसे कोई भी फर्म जब किसी उत्पादन के किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में निर्णय लेना चाहती है, तो वह दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है वस्तु की मांग क्या है और दूसरा जो है वह वस्तु के उत्पादन की लागत क्या है। जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभिक जो है अपने जो है ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग क्लास में यह जानने का प्रयास किया था कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है और वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में भी विभिन्न पहलुओं पे चर्चा किए हैं। तो जब भी कोई जो है उत्पादक यह निर्णय लेना चाहता है कि हम वस्तु का उत्पादन करें या न करें, तो वह दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक होता है वस्तु की मांग और दूसरा होता है वस्तु के उत्पादन की लागत। और इस प्रकार उत्पादन की लागत की अवधारणा कीमत सिद्धांत को समझने का आधार है। अगर हम उत्पादन की लागत की अवधारणा को अच्छे से समझ पाएंगे
तो निश्चित हम कीमत सिद्धांत को समझने का आधार है, क्योंकि उसी से हम कीमत निर्धारित भी करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही विस्तृत चर्चा पर चर्चा की आवश्यकता होती है, जिसको आज हम करेंगे। एक कीमत स्वीकारक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है। वह ऐसा केवल अपनी लागतों को न्यूनतम करके कर सकती है। निसंदेह एक फर्म की रुचि निजी लागतों को कम करने में होती है, क्योंकि जो निजी लागतें होती हैं वह नियंत्रण में होती हैं उस फर्म के। लेकिन एक सामाजिक लागत की अगर हम अवधारणा की बात करें, तो सामाजिक लागत की अवधारणा जिसका संदर्भ अधिकतर सामाजिक कल्याण के संदर्भ में दिया जाता है, फर्म के सिद्धांत से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। यद्यपि यह आवश्यक है कि निजी लागत तथा सामाजिक लागत की अवधारणा के जो अवधारणा का अंतर है उसको एक व्यष्टि अर्थशास्त्री को अच्छे से समझना चाहिए। और आर्थिक विश्लेषण में हम अधिकतर मौद्रिक लागत तथा अवसर लागत में अंतर करते हैं। एक विश्लेषक की दृष्टि से, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्री जो होता है वह एक विश्लेषक भी होता है, और दोनों अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं और इन्हें ध्यानपूर्वक समझना बहुत ही आवश्यक होता है। मौद्रिक लागत की अवधारणा की व्याख्या एक लेखपाल या अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से की जा सकती है। दोनों दृष्टिकोण अंतर्निहित लागतों के व्यवहार के कारण अलग-अलग हो जाते हैं। अगर हम लागत की अवधारणा की बात करें, तो निजी लागत और सामाजिक लागत ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण लागत की अवधारणाओं के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें निजी लागत की, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वह निजी लागत तथा सामाजिक लागत दोनों अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निजी लागत और सामाजिक लागत दोनों अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। एक फर्म लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह निजी लागतों पर ध्यान देती है, क्योंकि सामाजिक लागत जो है वह फर्म के कंट्रोल में नहीं होती, उसके नियंत्रण में नहीं होती। उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया उन सभी लागतों को अनदेखा कर देती है, जो उत्पादन करते समय दूसरों पर डाली जा सकती है। हालांकि अगर देखें, एक फर्म की अंतर्निहित लागतों के साथ ऐसी सभी लागतों को लेखांकित किया जाता है जो एक फर्म के संकीर्ण आर्थिक चिंतन के लिए बाहरी होती हैं। जब हम बात करें निजी लागतों की, तो प्रत्येक फर्म को एक वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न आगतों की आवश्यकता होती है। इन सभी आगतों पर अधिकार पाने के लिए फर्म को प्रत्येक आगत के लिए कुछ कीमत का भुगतान करना होता है। सामान्य बोलचाल में भुगतान की गई इस राशि को लागत कहते हैं। जब किसी भी लागत का अधिकार पाने के लिए जो मौद्रिक रूप से भुगतान किया जाता है उत्पादक के द्वारा, फर्म के स्वामी के द्वारा, उस राशि को हम कहेंगे लागत। अर्थशास्त्री हालांकि निजी लागत में न केवल उत्पादक द्वारा बाजार से उत्पादन के साधनों को खरीदने के लिए व्यय को शामिल करते हैं, अपितु अपितु उन सभी अंतर्निहित लागतों को भी शामिल करते हैं जो उत्पादक द्वारा स्वयं प्रदान की गई सेवाओं की लागत आंकी जाती है। किसी उत्पाद की निजी लागत को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि उत्पादन में प्रयुक्त सभी उत्पादक सेवाओं का क्रय मूल्य या आंकलित मूल्य है। तो हम कह सकते हैं कि यह उत्पादन में प्रयुक्त सभी उत्पादक सेवाओं का क्रय मूल्य या आंकलित मूल्य है, तथा इनको प्राप्त करने के लिए फर्म द्वारा किए गए कुल मौद्रिक त्याग के बराबर है। सामान्यतः अर्थशास्त्री निम्नलिखित व्यय को, जैसे बहुत सारे जो व्यय होते हैं उनको लागत में शामिल करते हैं। वे कौन कौन से व्यय हैं, जैसा आपको जानकारी भी है, जैसे कच्चे माल की लागत, इसको जो है लागत में हम शामिल करेंगे। कच्चे माल की लागत, जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है।
श्रमिकों की मजदूरी क्या है, हम उपयोग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी मजदूरी हम किस रूप में पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, और वह भी लागत में आएगा। और पूंजीगत ऋण पर ब्याज का भुगतान, पूंजीगत ऋण पर ब्याज का भुगतान, इसको भी हम लागत के अंतर्गत ही लेते हैं। भूमि तथा भवन का किराया, मशीनों की मरम्मत की लागत तथा मूल्य ह्रास, सरकार तथा स्थानीय निकायों को कर का भुगतान, उत्पादक द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं को अंतर्निहित मजदूरी का भुगतान, उत्पादक द्वारा स्वयं निवेश की गई पूंजी पर अंतर्निहित ब्याज का भुगतान, उत्पादक द्वारा स्वयं स्वामित्व भूमि तथा भवन का अंतर्निहित किराया और फर्म का सामान्य लाभ। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 10 या 10 से ज़्यादा मद है, उसको हम व्यय की लागत में शामिल करते हैं। जैसे कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, पूंजीगत ऋण पर ब्याज का भुगतान, भूमि तथा भवन का किराया, मशीनों की मरम्मत की लागत तथा मूल्य ह्रास, सरकार तथा स्थानीय निकायों को कर का भुगतान, उत्पादक द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं को अंतर्निहित मजदूरी का भुगतान, उत्पादक द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं को जो है उत्पादक द्वारा किए गए कार्यों के लिए स्वयं को अंतर्निहित मजदूरी का भुगतान, और उत्पादक द्वारा स्वयं निवेश की गई पूंजी पर अंतर्निहित ब्याज का भुगतान, और उत्पादक द्वारा स्वयं स्वामित्व भूमि तथा भवन का अंतर्निहित किराया और फर्म का सामान्य लाभ। अ, जो है 10 मुख्य हैं, इनको हम लागत में शामिल करते हैं। हम यह भी कह सकते प्रकार का व्यय निजी लागत में शामिल किया जा सकता है और जाता है। उसमें पहला क्या है? उसमें पहला है उत्पादन प्रक्रिया में लगाए गए उत्पादन के साधनों के प्रक्रिया में जो विविध उत्पादन के साधन लगाए गए हैं, उनको क्रय करने की कीमत क्या है, परचेजिंग प्राइस क्या है उसके, और उत्पादक द्वारा स्वयं प्रदान किए गए संसाधनों की अंतर्निहित कीमत क्या है। कई बार उत्पादक जो स्वयं की तरफ से जो विविध संसाधनों को लगा देते हैं, उसकी अंतर्निहित कीमत क्या है और सामान्य लाभ क्या है। निश्चित सामान्य लाभ पे ही जो है आप कोई चीज़ को बाजार में विक्रय करते हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इन निजी लागतों के अंतर्गत अगर इन दसों को जो है एक विशेष रूप से अगर इनकी लागतों की परिचर्चा करें तो 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। जब हम बात करते हैं सामाजिक लागतों की, तो सामाजिक लागतें निजी लागतों से 2 कारणों के आधार पर अलग होती है। पहला क्या होता है? पहला होता है वाहताओं को निजी लागत में शामिल नहीं किया जाता है, जो बाहरी तमाम लागतें होती हैं। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए कि आवासीय क्षेत्र में स्थित एक कारखाना वातावरण को प्रदूषित करके उस आवासीय कॉलोनी में रहने वाले निवासियों के सामने विभिन्न बीमारियों के खतरे को खड़ा करता है तथा उसकी चिकित्सा व्यय को बढ़ाता है। क्या इसको कोई व्यष्टि अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र के जो एक्सपर्ट हैं, क्या वह इस लागत को निकाल सकते हैं? निश्चित इसका पूर्वानुमान लगाना स्वयं में बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इस जो सामाजिक लागतें होती हैं, यह वाह लागतों के तौर पे इनको हम जानते हैं। यद्यपि समाज की दृष्टि से ये लागतें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यह फर्म द्वारा कभी भी लागत के अंश के तौर पर नहीं समझी जाती। लेकिन जब कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, तो यह के द्वारा इस प्रकार की लागतों को प्रायः नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे एक सीएसआर वर्ड है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। जब भी कोई उत्पादक किन्हीं वस्तु सेवाओं का निर्माण करे, तो निश्चित वह देखे कि हमारे वस्तु, हमारी सेवाओं से समाज में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उससे बहुत अपने को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रायः लोग इस तेज़ी से जो एक व्यावसायिक युग है, इसमें उन चीज़ों को नहीं ध्यान देते।
अगर हम सामाजिक लागतों के दूसरे पहलुओं पे बात करें, तो वस्तु का बाजार मूल्य उसके सामाजिक मूल्य को नहीं दर्शाता है। जैसे कोई हम देखते हैं एमआरपी आप किसी वस्तु का लीजिए, मार्केट प्राइस लीजिए, तो सामाजिक मूल्य को नहीं रिफ्लेक्ट करता है तथा इस प्रकार निजी लागत तथा सामाजिक लागत के बीच में अंतर पाया जाता है। सरकारी करों का आरोपण, अनुदान तथा अनेक प्रकार के नियंत्रण मुक्त बाजार कीमतों को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें तो उत्पादन के साधनों की कीमत संभवतः उपयोग किए गए साधनों के अवसर लागत को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या वाले देशों में जहां छिपी हुई बेरोजगारी का फैलाव कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है। आप सभी जो है शब्दावली से परिचित भी होंगे, छिपी हुई बेरोजगारी। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग रोजगार से युक्त हैं, लेकिन अगर देखा जाए माइक्रो लेवल पे सूक्ष्म रूप से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होती है। यह प्रायः हम कृषि क्षेत्र में देख सकते हैं। तो यह भी एक सामाजिक लागत का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। औद्योगिक मजदूरी अधिकतर उस अवसर लागत से अधिक पाई जाती है, जो श्रम को कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है। सामाजिक लागत की गणना करने में वस्तुओं तथा वस्तुओं के साधनों की समायोजित बाजार कीमतें प्रयोग की जाती हैं। यहाँ उत्पादन के साधनों की समायोजित कीमतें छाया कीमतें भी कहलाती हैं। वस्तुओं की समायोजित कीमतें सामाजिक कीमतें कहलाती हैं। अगर हम उसके आगे मौद्रिक लागत पे चर्चा करें और परिचर्चा करें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मौद्रिक लागत है, उसमें स्पष्ट लागतें और अंतर्निहित लागत 2 को मुख्य रूप से हम उसका अध्ययन करते हैं। औसत लागत की तुलना में मौद्रिक लागत की अवधारणा सरल है। किसी वस्तु के उत्पादन की जो मौद्रिक लागत को उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किए गए कुल मौद्रिक राशि के त्याग के बराबर माना जाता है। हम कह सकते हैं कि लागत त्यागे गए विकल्प नहीं, मौद्रिक भुगतान है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि त्यागे गए विकल्प को हम जो है मौद्रिक उसको लागत कहें, लेकिन थोड़ा-सा वह उचित प्रतीत नहीं होता। हमें कहना होगा कि लागत त्यागे गए विकल्प नहीं, बल्कि मौद्रिक भुगतान है। मौद्रिक लागत का यह निरूपण तुलनात्मक रूप से संकीर्ण होता है तथा लेखांकन के उद्देश्य प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से लागत की अवधारणा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्री ये अध्ययन करना चाहते हैं कि लागत कैसे उत्पादन के चयन, रोजगार के निर्णय आदि को प्रभावित करती है। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्री के रूप में आपको जब आप अपने इस प्रोग्राम को कर लेंगे, तो निश्चित आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम अपना रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्पष्ट लागतें, अंतर्निहित लागतों या लागत के किसी भी स्वरूप के विषय में अच्छे से जानकारी हासिल करना। क्योंकि जब आप जानकारी हासिल करेंगे, तभी आप जो है उसके विषय में अच्छा निर्णय ले पाएँगे। जैसे आपको लाभ अर्जित करना है, तो लाभ अर्जित करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मुख्य प्रकार से आप अर्जित कर सकते हैं। एक तो जिस वस्तु या सेवाओं का आप निर्माण कर रहे हैं, उसकी लागत को आप कम करें। जो है तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करके कि कैसे कम हो सकती है। दूसरा, उसके विक्रय की मात्रा को बहुत तेज़ी से आप बढ़ा सकें। तो विक्रय की मात्रा को बढ़ाना, वह जो है एक्सटर्नल फैक्टर है, वह वाह कारक है। लेकिन एक जो है बिज़नेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो आप लागत इनका आकलित मूल्य अंतर्निहित यद्यपि अंतर्निहित लागतों की गणना कठिन होती है, किंतु अर्थशास्त्री फिर भी जोर देकर कहते हैं कि अंतर्निहित लागतों को फर्म की क्रियाओं के विश्लेषण के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। यह सभी व्यष्टि अर्थशास्त्रियों को जो है बताया जाता है। जब हम बात करें वास्तविक लागत की, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो एक्चुअल में, जो रियल में जो लागत
किसी वस्तु, सेवाओं के उत्पादन में जो है एक व्यवसाय के स्वामी के द्वारा खर्च की जा रही है। वास्तविक उससे प्राय है वास्तविक लागत से। तो वास्तविक लागत अगर हम देखें तो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से तो वास्तविक लागत की अवधारणा का जो विकास है वह अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया। आप सब जानते ही हैं कि अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र में कितने मतलब रिनाउंड जो है इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कितने सारे अपनी परिभाषाएं और जो है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार को अगर हम देखें वास्तविक लागत के संदर्भ में तो एक श्रमिक को उत्पादन के उद्देश्य से अपनी सेवाएं प्रदान करने में असुविधा को सहना पड़ता है। सभी जानते हैं कि जब आप कोई भी उत्पादन करेंगे तो एक श्रमिक है माने जो लेबर है जो अपने श्रम को दे करके उत्पादन को जो है अंतिम रूप देते हैं। आप सब जानते हैं एक श्रमिक है वह होता है। तो एक श्रमिक को उत्पादन के उद्देश्य से अपनी सेवाएं प्रदान करने में असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति को कुछ त्याग करना पड़ता है जब वह अपनी आय को बचाता है तथा उसे निवेशक को उधार देता है जो इसे उत्पादन करने में प्रयोग करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ त्याग करना पड़ता है, कुछ असुविधाओं को सहना पड़ता है और तो यह सब चीजें हमारे लागत में इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी सुविधाओं तथा त्याग की प्रकृति उत्पादन की वास्तविक लागत होती है। जो सुविधाओं का हम त्याग कर रहे हैं और तमाम जो है त्याग की प्रकृति जो होती है यह इन सब उत्पादन लागत के सटीक माप के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री कीमत सिद्धांत के संदर्भ में इसे महत्व नहीं देते। वास्तविक लागत को वे मानते हैं कि अधिक तगा होता है तथा अवश्य ही नाखुश होता है। इसलिए इसकी एक भारी वास्तविक लागत होती है और इसके विपरीत सरल तथा कम कठोर कार्य करने की वास्तविक लागत सामान्यतः कम होती है। लेकिन यह तथ्य मुक्त अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार बचत में किसी भी प्रकार का त्याग शामिल नहीं है। अतः यह अर्थशास्त्री वास्तविक लागत की अवधारणा को अनुचित मानते हैं। तो अगर हम देखें तो जो अलग-अलग अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने विचारों को किस प्रकार से प्रतिपादित किया और निश्चित जो विचार हैं आपस में काफी कई बार भिन्न भी प्रतीत होते हैं। लेकिन एक व्यष्टि अर्थशास्त्री के रूप में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग-अलग अर्थशास्त्री जो युग में रहे उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। क्योंकि हम निर्णय लेते हैं तो जब निर्णय लेते हैं तो हमें सभी के विचारों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें डूबत लागत तथा वृद्धिशील लागत की तो इसके विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र तथा व्यापार निर्णयन में जैसे आप जानते हैं जब भी आप बिजनेस को रन करते हैं तो आप बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। मैंने आपको अपने प्रारंभिक जो है क्लासेस में बताया भी कि निर्णयन जो है वह उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ का चयन ही निर्णयन है। तो जब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में यह दोनों एक रूप से यह निर्णयन का ही शास्त्र है। अर्थशास्त्र और व्यापार शास्त्र दोनों निर्णयन का शास्त्र है। तो इसमें हमें जगह-जगह निर्णय लेना पड़ता है। अगर हम बात करें डूबत लागत और वृद्धिशील लागत की तो हमें जानना होगा कि डूबत लागत वह लागत है, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि वह लागत जिसको हम रिट्राइव ना कर सकें। डूबत लागत वह लागत है जो व्यय की जा चुकी है, जिसको
व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यय किया गया, भुगतान किया जा चुका है और जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। डूबत लागतें हम इन्हें कहते हैं, जिन्हें पूर्व प्रभावी लागतें भी कहते हैं। माने हम कह सकते हैं कि डूबत लागत व पूर्व प्रभावी लागत के बराबर होता है। कभी-कभी भावी लागतों के विपरीत होती है, जो भविष्य की लागतें होती हैं, जो कोई कार्य किए जाने पर उठाई जाती है या बदल जाती है। परंपरागत व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल भावी लागतें निर्णयन से संबंधित होती हैं, और क्योंकि डूबत लागतें पहले ही व्यय की जा चुकी हैं और इन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो निश्चित इनको हम निर्णयन में शामिल नहीं करते। तो यह हमको ध्यान में रखना होगा कि परंपरागत व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल भावी माने भविष्य की लागतों को ही हम निर्णयन में शामिल करेंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं किसी अन्य क्रिया में वृद्धि के कारण, माने जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो किसी एक्टिविटी में कोई जो है इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई, तो इससे क्या हुआ कि कुल लागत में होने वाले वृद्धि को क्या हम कहते हैं, कुल लागत में होने वाले वृद्धि को अतिरिक्त लागत कहेंगे। और जैसे मान लीजिए कंपनी में कार्य के घंटों में 7,000 से 8,000 तक की वृद्धि होने के कारण कुल लागत जो है 5,60,000 रुपए से बढ़ कर के 6 लाख रुपए हो जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम 1,000 कार्य के घंटों के अतिरिक्त लागत जो है वह 40,000 रुपए है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अतिरिक्त लागत। एक व्यष्टि अर्थशास्त्री को अतिरिक्त लागत के विषय में भी जानकारी होना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो आर्थिक लागत तथा लेखांकन लागत के विषय में भी जानकारी होना चाहिए। अर्थशास्त्री तथा लेखापाल लागत को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। इकोनॉमिस्ट और अकाउंटिंग पर्सन्स, लेखापाल फर्म के वित्तीय विवरण से संबंध होते हैं तथा फर्म के, आप सब जानते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उससे लेखापाल संबंध होता है, जिसमें जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री से उसको जो है जनरल सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर एंट्री, उसके बाद जो उसको ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस लॉस से बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो कि अकाउंटिंग का है। तथा जब लेखापाल जो होता है वह वित्तीय विवरण से संबंध होते हैं, तथा फर्म के वित्त को भावी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें फर्म के पिछले प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो फर्म की संपत्ति तथा देवताओं का जो देयताएं होती हैं, जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं, उसका हिसाब रखना पड़ता है। इसीलिए हर लेखपाल को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। आप लोग जानते होंगे कि 31 मार्च प्रति वर्ष जो है 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और दूसरे वर्ष 31 मार्च को वह समाप्त हो जाता है। तो कोई भी लेखांकन जो है किया जाएगा वह इसी समय अवधि का ही किया जाएगा। लेखांकन लागत में पूंजीगत उपकरणों पर कर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरों पर मूल्य ह्रास पर व्यय शामिल होता है। अर्थशास्त्री दूसरी तरफ भविष्य में होने वाली लागत के प्रति अधिक चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो लागतें होंगी वह हमारे व्यवसाय के लाभ को प्रभावित करेंगी, हमारे उत्पादन को प्रभावित करेंगी। तो कैसे एक फर्म अपने संसाधनों को पुनर्व्यवस्थित करके लागत को कम करती है तथा अपने लाभ को बढ़ाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो आर्थिक लागत और लेखांकन लागत दोनों के अलग-अलग अपने दृष्टिकोण हैं। पहले जैसे हमने कहा कि अस्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के प्रति व्यवहार में भी अंतर होता है।
उसी प्रकार से अर्थशास्त्री तथा लेखापाल दोनों अस्पष्ट लागतों जैसे मजदूरी तथा वेतन का भुगतान, कच्चे माल की लागत, संपत्ति का किराया आदि पर विचार करते हैं, क्योंकि इसमें एक फर्म द्वारा अन्य फर्म या व्यक्तियों जिनसे वह व्यापार करते हैं प्रत्यक्ष भुगतान शामिल होता है। किंतु अगर अर्थशास्त्री तो अस्पष्ट या अंतर्निहित लागतों का संज्ञान लेते हैं, पर लेखापाल इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण से उस समय लागत भी जो है थोड़ा सा डिफर कर जाती है। उदाहरण के लिए खुदरा व्यापार के मालिक पर आप विचार करें, जो अपने खुदरा भंडार का स्वयं प्रबंधन करता है, लेकिन स्वयं का वेतन का कोई भुगतान नहीं करता। जैसा आप जानते हैं, अगर आप स्वयं का अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आप जनरली उसको अपने पारिश्रमिक को कहीं जो है लेखांकन में शामिल नहीं करते। लेकिन एक लेखा पद्धति ऐसी है जो इस चीज़ को कहती है कि नहीं, आपका भी श्रम लगा है, आप उसको जो है उस श्रम को जो है मॉनेटरी फॉर्म में लिखिए। तो लेखापाल इसे लेखांकन लागत में शामिल नहीं करती। कई बार ऐसा होता है। हालांकि लेखा शास्त्री इस अंतर्निहित लागत को कुल लागत में शामिल करते हैं। हम कह सकते हैं जो अर्थशास्त्री है वह इस प्रकार की लागत को शामिल करते हैं और लेखापाल इसे लेखांकन में नहीं शामिल करते। जब कोई ओनर अपने खुद के श्रम को जो है उत्पादन में लगा रहा है। यदि खुदरा भंडार का स्वामी किसी अन्य स्थान पर कार्य कर रहा होता है, तो उसे प्रतिस्पर्धात्मक वेतन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार खुदरा भंडार स्वामी के कार्य की अवसर लागत जो होगी, वह उसकी अंतर्निहित निहित लागत होगी। अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए कि खुदरा भंडार स्वामी का जो आय विवरण लेखा है, मान लीजिए कि कुल विक्रय 2,60,000 की होती है। तो 2,60,000 की कुल बिक्री होती है और विक्रय की गई वस्तुओं की लागत जो है वह लागत जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वह है 1,80,000 और वेतन 30,000 और मूल्य ह्रास व्यय जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं वह 25,000। तो अगर हम 1,80,000, 30,000 और 25,000 को कुल विक्रय में से जो है घटा देंगे तो 25,000 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेखा लाभ जो है वह 25,000 रुपए है। लेकिन अगर हम इसी को मुद्रा भंडार स्वामी के लाभ का आर्थिक विवरण के रूप में अगर देखें, जहां पे विक्रय 2,60,000 का है और बिक्री की गई वस्तु की लागत 1,80,000, वेतन 30,000, मूल्य ह्रास व्यय 25,000 और स्वामी प्रबंधक को आरोपित वेतन जो अंतर्निहित सेवाएं दे रहे हैं वह 25,000 और अंश निवेश पर आरोपित ब्याज लागत वह 10,000। तो आप देखेंगे कि 2,70,000 कुल व्यय हो गया और विक्रय 2,60,000 की है। हम कह सकते हैं आर्थिक लाभ जो है ऋण जो है 10,000 का है, मतलब 10,000 रुपए नुकसान में है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्री और लेखापाल द्वारा की गई लाभ की गणनाओं में अंतर के अतिरिक्त यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि अर्थशास्त्री के लिए लाभ तथा हानि महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। लाभ उसको जो है पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, हानि उसको जो है वह भी एक शक्ति का प्रकार है। अगर हानि होगा किसी अर्थशास्त्री को, तो वह अपने तमाम जो पॉलिसियां हैं, जो चाहे विक्रय पॉलिसी, उत्पादन की पॉलिसी हो, सब पे पुनः जो है विचार करेगा और उसको सही करके फिर से उस पे कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत सही बात है कि जो अर्थशास्त्री होता है उसके लिए लाभ और हानि दोनों महत्वपूर्ण शक्ति है, जबकि व्यापार लेखांकन केवल इन तक सीमित नहीं है। व्यापार पत्रों में तुलन पत्र, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस, जो किसी एक निश्चित तिथि को फर्म की वित्तीय चित्र को दर्शाती है, एक स्पेसिफिक टाइम
आप अगर 31 मार्च को जो है बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो तुलन पत्र जो है बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपको उस दिन का जो टोटल देयता कितनी है, कितनी जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास संपत्ति है, यह इसका विवरण प्राप्त होता है। विवरण यह ब्यौरा रखता है कि एक फर्म का दिए गए समय बिंदु पर कितना मूल्य है। तुलन पत्र में एक तरफ परिसंपत्तियों का ब्यौरा लिखा होता है और दूसरी तरफ देताओं और निवल मूल्य का लिखा जाता है। एक तुलन पत्र सदैव संतुलन में होता है, बैलेंस शीट, क्योंकि निवल मूल्य को परिसंपत्तियों तथा देयताओं के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। देयताओं के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, परिसंपत्तियों के विषय में होनी चाहिए, तो और दोनों जो है बराबर होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि व्यापार लेखांकन की अवधारणा, अगर हम देखें जो बिजनेस अकाउंटिंग है, उसको अगर हम जो है एक रूप से प्रस्तुत करना चाहें सारांश में, तो हम कह सकते हैं आय विवरण एक वर्ष या एक लेखांकन अवधि के दौरान विक्रय लागत तथा संप्राप्ति के प्रवाह को दर्शाता है। यह एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान फर्म में मुद्रा के अंतः प्रवाह तथा वाह प्रवाह को मापता है। आय विवरण, जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, यह एक वर्ष या एक लेखांकन अवधि के दौरान बिक्री, लागत और संप्राप्ति के प्रवाह को, फ्लो ऑफ जो है इनकम, फ्लो जो है, और यह एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान, आप सब समझ सकते हैं विशिष्ट समय अवधि क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जिसको हम वित्तीय वर्ष के रूप में जानते हैं। कोई भी वित्तीय लेखांकन का कार्य वित्तीय वर्ष के समयावधि में ही किया जाएगा। वह समय है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 12 महीने की समयावधि होती है। तुलन पत्र एक फर्म की तत्कालीन वित्तीय चित्र या फाइनेंशियल पिक्चर को प्रस्तुत करता है या आंसू चित्र को दर्शाता है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे झील में अगर आपको कहा जाए कि आप जाकर के यह मापें पानी कितना है, तो अगर आप जो है विविध साधनों के द्वारा उसके पानी को मापेंगे, तो जब आप मापेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि पानी इतना ही है। आप ये बताएंगे कि कि झील में पानी की मात्रा जो है, यह इस दिनांक को, इस दिन इतने समय इतनी थी, तो इसमें जो है फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से बैलेंस शीट में भी 31 मार्च को यह पोजीशन थी, आगे और इसमें परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लागत के प्रकार है, अगर हम उसकी बात करें, जिसको हम ऐतिहासिक लागत तथा प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। ऐतिहासिक लागत वह लागत होती है जो परिसंपत्तियों को क्रय करते समय वास्तविक रूप से व्यय की गई थी। इसकी तुलना में प्रतिस्थापन लागत वह लागत है जो इस परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन करने में व्यय की जाएगी। अर्थात प्रतिस्थापन लागत समान प्रकार की नई संपत्तियों की वर्तमान लागत होती है। जब आप उसको आज अगर आप परचेज करने मार्केट में जाएं, तो उसकी लागत क्या आ रही है। इन दोनों लागतों में अंतर समय अवधि के बीतने के कारण कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। स्वाभाविक रूप से यदि हम देखें, यदि समय बीतने पर भी कीमत अपरिवर्तित रहती, तो दोनों प्रकार की लागत भी समान रहती है। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, बहुत रेयर आप देखेंगे। हम कह सकते हैं कि जो परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत तथा प्रतिस्थापन लागत सदैव भिन्न होती है। यदि उस समयावधि के दौरान परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि होती है, तो प्रतिस्थापन लागत ऐतिहासिक लागत से अधिक होती है। दूसरी तरफ यदि उस समय अवधि में परिसंपत्ति की कीमत घटती है, तब प्रतिस्थापन लागत
ऐतिहासिक लागत से कम होती है। लेकिन ऐसा प्रायः कम होता है कि प्रतिस्थापन लागत और ऐतिहासिक लागत में प्रतिस्थापन लागत ऐतिहासिक लागत से कम हो। तो जब आप लोगों ने अभी तक जितना चर्चा पर चर्चा हम लोगों ने किया, अगर उसमें बहुत आप अपने जब ई ज्ञान कोश पे आपने अपना कंटेंट जो है डाउनलोड करके पढ़ते हैं, जो आपके पास पाठ सामग्री है, तो उसमें जो है बोध प्रश्न होते हैं, उसको ज़रूर जो है आप जो है उसको अभ्यास किया करिए। जैसे भी आपने जो पढ़ा उसमें एक प्रश्न बनता है कि अंतर्निहित लागतें वे लागतें हैं जो फर्म के स्वयं के संसाधनों के प्रयोग से संबंधित हैं। तो निश्चित आप इसका उत्तर देंगे जितना भी आपने पढ़ा। पूर्व प्रभावी लागतें निर्णय लेने में संबद्ध हैं या नहीं हैं। लेखपाल एक फर्म के वित्त को पूर्व प्रभावी दृष्टि से देखते हैं। अर्थशास्त्री अवसर लागत के प्रति अधिक चिंतित होते हैं। ऐतिहासिक लागत एक समान प्रकार की परिसंपत्तियों की वर्तमान लागत है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर देने में आप अब सक्षम हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लागत फलन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक की, तो हमें जानना होगा कि जो उत्पादन तथा लागत के बीच संबंध को लागत फलन के रूप में जाना जाता है। एक फर्म के लागत फलन का निर्धारण करने में दो मूल तत्व होते हैं। पहला फर्म का उत्पादन और दूसरा प्रयोग किए गए साधनों के लिए फर्म द्वारा भुगतान की गई कीमत। आमतौर पर अगर हम देखें तो उत्पाद फलन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इसी प्रकार उत्पादन का एक साधन परिवर्ती होता है और दूसरा साधन स्थिर होता है। आप सब जानते हैं जो प्रोडक्शन है उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, इसको हम कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आप कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अस्थाई चीज़ों पे हमें निश्चित व्यय करना ही करना है। जैसे इलेक्ट्रिक है, हम उस भवन का किराया दे रहे हैं, कुछ न्यूनतम हमने अपने एम्प्लॉइज़ को वहाँ रख रखा है। तो जब उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन की क्वांटिटी में बदलाव भले हो या ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें स्थिर होती हैं, उसकी लागत हमको देनी पड़ती है। तो हमें जानना होता है कि स्थिर लागत क्या है, परिवर्ती लागत क्या है। यह भी संभव है कि कुछ साधन परिवर्ती हों। इस कारण से लागत फलन भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम देखें तो दो प्रकार के लागत फलन माने गए हैं। पहला है अल्पकालिक लागत फलन और दूसरा है दीर्घकालिक लागत फलन। तो इन दोनों को हमें जानना होगा और इसी संदर्भ में लागत फलन और समय का प्रभाव। लागत फलन पर समय का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। लागत के सिद्धांत को अगर आप समझ रहे हैं तो यह आवश्यक है कि अल्पकाल और दीर्घकाल के अर्थ को आप स्पष्ट रूप से जानें। सामान्य प्रयोग में इन शब्दों को सप्ताह, महीने या वर्षों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अर्थशास्त्री के लिए ये उत्पादन की स्थिति को दर्शाते हैं तथा इनका कैलेंडर वर्ष से कोई संबंध नहीं होता। इसके बावजूद जब भी हम अल्पकाल या दीर्घकाल शब्दों की चर्चा या अपने जो है उसमें पॉलिसी में इन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो इससे समय की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। जब से आप कार्य को प्रारंभ करेंगे, तब से आप सप्ताह, महीने, वर्षों का प्रयोग करेंगे। तो सामान्यतः अगर हम देखें, तो अर्थशास्त्री उस समय अवधि को अल्पकाल मानते हैं, जिसमें उत्पादन के कुछ साधन जो है कम से कम एक साधन स्थिर होते हैं तथा फर्म उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के परिवर्ती साधनों पर निर्भर करती है। यदि फर्म उत्पादन में परिवर्ती साधनों को बिल्कुल नहीं लगाती, तो अल्पकाल में उत्पादन शून्य होता है। हालांकि उत्पादन की अधिकतम मात्रा
जिसे फर्म उत्पादित कर सकती है, उत्पादन की स्थिर साधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्ती होते हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं वह सभी वेरिएबल होंगे और उत्पादन की मात्रा को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट की आवश्यकता अनुसार, जैसे आप जानते हैं कि पूर्वानुमान लगाया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा, और जैसे जैसे मांग का पूर्वानुमान आता है वैसे वैसे हम उसका उत्पादन भी करते हैं। अगर हम एक उदाहरण लें, एक निर्माण उद्योग में संयंत्र, मशीनरी, फैक्ट्री का भवन आदि अल्पकाल में स्थिर संसाधन है, जबकि कच्चा माल, श्रम, बिजली आदि परिवर्ती साधन है। अतः हम कह सकते हैं कि इस अवधि में उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्थिर संसाधनों के साथ परिवर्ती संसाधनों के प्रयोग किया जा रही मात्रा को बढ़ाया जाए। तो निसंदेह उत्पादन की अधिकतम मात्रा जिसे इस अवधि में प्राप्त किया जा सकता है, काफी हद तक उत्पादन की स्थिर साधनों की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। तो समय का लागत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम दीर्घकालिक लागत फलन की चर्चा करें, तो दीर्घकाल में कुल लागत फलन एक बहुचर फलन होता है, जिसका अर्थ है कि कुल लागत का निर्धारण अनेक कारकों से होता है। दीर्घकाल लागत फलन को हम कह सकते हैं कि यह जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण जो है, कोई भी निर्णय में जो है इसका उपयोग होता है। और जब अल्पकालिक लागत फलन की बात करें, अल्पकाल में उत्पादन के अतिरिक्त तकनीक, जिसको प्रौद्योगिकी तथा साधन कीमत, स्थिर साधन जैसे भूमिगत उपकरण, भूमि आदि भी उत्पादन की लागतों का निर्धारण करते हैं। और अगर हम अल्पकाल में लागत सिद्धांत को देखें, तो हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत धन कुल परिवर्ती लागत। अगर एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में आपको यह जानना हो कि कुल लागत को हम कैसे समीकरणीय रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक फर्म की लागत को अल्पकाल में स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागत में बांटा जा सकता है। कुल लागत बराबर जो है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत। और स्थिर लागत आप सब जानते ही हैं, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। उत्पादन क्रिया में लगते समय उत्पादन को कुछ ऐसा व्यय सहन करना पड़ता है जो उत्पादन की किसी भी स्तर पर समान रहता है। इतना कि यदि जो उत्पादक है उत्पादन को पूरी तरह बंद कर दे, तो भी यह लागतें वहन करनी पड़ती हैं। जैसा भी मैंने आप लोगों को जो है भवन का किराया और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मिनिमम जो ह्यूमन रिसोर्स का उदाहरण अभी मैंने दिया, और उनको रखना ही पड़ेगा। परिवर्ती लागत की अगर हम बात करें, वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित होती है। जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट जो है वह बढ़ जाती है। माने लागत वह जो है वह उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बढ़ती है, तो वह परिवर्तित लागत में भी परिवर्तन होगा, परिवर्ती लागत के रूप में जानी जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, तो एक निर्माण उद्योग में कच्चे माल का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और मशीनों को चलाने के लिए श्रम को रोजगार दिया जाता है तथा ऊर्जा का प्रबंध किया जाता है। सामान्यतः इन लागतों पर किया गया व्यय जो होता है वह उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के कारण घटता या बढ़ता है।
तो इस संदर्भ में यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि जब उत्पादक अल्पकाल में उत्पादन को बंद कर देता है, यह लागत पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये वेरिएबल कॉस्ट वास्तव में उत्पादन के स्तर तथा इन लागतों पर किए जाने वाले व्यय के बीच प्रत्यक्ष संबंध के कारण इस प्रकार के व्यय को परिवर्ती लागत हम कह सकते हैं। अ, और अल्पकाल और में जो कुछ में कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत अल्पकाल में, इसका एक आपस में संबंध होता है कि जैसे एक काल्पनिक फर्म की स्थिति है कि काल्पनिक फर्म की अल्पकालीन लागतें कैसी होंगी। उत्पादन इकाई में है, कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्ती लागत है, कुल लागत है। तो कुल स्थिर लागत एक होगी, वो बदलाव उसमें नहीं होगा। परिवर्ती लागत उत्पादन की इकाइयों के आधार पे परिवर्तित होगा। कुल लागत, कुल स्थिर लागत में जब कुल परिवर्ती लागत जुड़ जाएगा, तो वह कुल लागत के रूप में स्पष्ट होगा। और कुल स्थिर लागत की जब बात करें, हमेशा आप समझ लीजिए कि जो कुल स्थिर लागत होती है, वह हमेशा एक होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और इसीलिए इसका जो कर्व है, अगर आप इसको ड्रा करेंगे, तो आप पाएँगे कि कुल स्थिर लागत का जो वक्र एक्स अक्ष के समांतर ही होता है, क्योंकि कुल स्थिर लागत उत्पादन के सभी स्तरों पे समान रहती हैं। चाहे उत्पादन का कोई भी स्तर हो, वहाँ पे समान ही रहेगी। और जो कुल परिवर्ती लागत होती है, यह एक फर्म के द्वारा उत्पादन के लिए परिवर्ती लागतों पर किए जाने वाला व्यय फर्म की कुल परिवर्ती लागत कहलाता है। उत्पादन करने के लिए परिवर्ती आगतों पर किए जाने वाला व्यय फर्म की कुल परिवर्ती जो है लागत कहलाता है। तो अगर आप इसको भी अगर आप डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी पे, तो आप देखेंगे कि कुल परिवर्ती लागत जो वक्र होता है, वह बाएं से दाएं ऊपर की ओर जो है उठता है। और इसको भी आप बना सकते हैं उदाहरण लेकर के। और जब कुल लागत की बात करें, तो कुल लागत कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत का योग होता है। और इसके साथ ही कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत को भी आप एक जो है उसपे कर्व बना सकते हैं। आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व पैरेलल किस प्रकार से ऊपर बढ़ता है। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यह हमेशा कांस्टेंट और सीधी रेखा में होती है। तो जब आप इनका अध्ययन करेंगे और आज आपने किया, तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लागत फलन, उत्पादन दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्ती होते हैं। आप इसका उत्तर दे पाएंगे। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है और कुल परिवर्ती लागत फर्म द्वारा स्थिर लागतों पर किया गया कुल व्यय है। इन सभी कथनों को आप अच्छे से स्पष्ट करने में अब आप सक्षम हो गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें अल्पकालिक लागत वक्र के, तो प्रति इकाई लाभ को ज्ञात करने के लिए फर्म को प्रति इकाई लागत की प्रति इकाई कीमत में तुलना करनी पड़ती है। और इसीलिए हमें औसत एवरेज जो है फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना होता है। और इसको भी हमें जानना होगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है एक आयताकार अतिपरवलय होता है, क्योंकि औसत स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से गुणा करने पर सदैव एक स्थिर मूल्य प्राप्त होता है, जो कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। साथ ही साथ हमें यह भी जानना होगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल बल्कि हम ये कहेंगे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। औसत स्थिर लागत अगर आपको ज्ञात करना है, तो आप कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का अगर आप भाग दे दें, तो आपको औसत स्थिर लागत ज्ञात होगी। और इस प्रकार से कोई भी फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत कुल लागत में एक संबंध को भी आप
एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। और औसत परिवर्ती लागत की अगर हम बात करें, तो जो औसत परिवर्ती लागत है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यह होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वास्तव में औसत परिवर्ती लागत वक्र, जो हम कर्व भी अगर बनाएं इसे मौद्रिक रूप में, वही समान सूचना देता है जो हम भौतिक रूप से परिवर्ती साधन के औसत उत्पाद वक्र से प्राप्त करते हैं। औसत परिवर्ती लागत वक्र औसत परिवर्ती उत्पाद वक्र का पारस्परिक संबंध होता है। अगर हम बात करें औसत कुल लागत की, तो इस प्रकार के जो अलग-अलग कॉस्ट हैं, इनको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के शास्त्री हैं, तो आपको हमेशा वही निर्णय लेना है जो लाभकारी हो। औसत कुल लागत को औसत लागत भी कहते हैं। औसत लागत को ज्ञात करने के लिए हम कुल लागत को, जो कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत का योग है, उत्पादन की मात्रा में भाग करते हैं। हम कह सकते हैं टोटल हम कह सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट जो है, अगर आपको निकालना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आप कर दीजिए, और आपका यह ज्ञात हो जाएगा। तो सीमांत लागत की अगर हम बात करें, तो सीमांत लागत उत्पादन में होने वाले एक इकाई की या थोड़ी सी वृद्धि के कारण कुल लागत में होने वाले वृद्धि होती है। इसको हम एमसी के द्वारा मार्जिनल कॉस्ट के रूप में इसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो आज जो है, जितने भी लर्नर्स स्वयं प्रभा के इस माध्यम से आज के इस जो है काउंसलिंग क्लास में भाग लिए, उनको मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि आज आप सभी ने लागत फलन के विषय में विस्तृत रूप से जो है जानकारी प्राप्त की, जिसमें आज हमने लागत की जो विभिन्न अवधारणाएँ हैं, चाहे वह निजी लागत है, चाहे वह सामाजिक लागत है, वह मौद्रिक लागत, अस्पष्ट लागत तथा अंतर्निहित लागत और वास्तविक लागत, डूबत लागत, वृद्धिशील लागत, आर्थिक लागत, आर्थिक लागत, लेखांकन लागत, ऐतिहासिक और प्रतिस्थापन लागत के विषय में जानकारी प्राप्त किए। लागत फलन के विषय में और अल्पकाल में लागत के सिद्धांत, उसमें स्थिर लागत, परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत। निश्चित हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह लागत का सिद्धांत जो आज हम लोगों ने जो इसको जानने का प्रयास किया, लागत फलन, यह उनको विविध जो है निर्णयन में सहायता प्रदान करेगा और एक अच्छे व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में अपनी सेवाएं देने में उनको सफल करेगा। क्योंकि लागत एक महत्वपूर्ण आयाम है किसी भी उत्पादन जो है इकाई का। अगर हम लागत को कम कर सकते हैं, तो हम लाभ को बढ़ा सकते हैं, और लागत को कम करने के लिए लागत के विभिन्न पहलुओं को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी ने आज के जो है ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग क्लास में भाग लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत आभार, सभी लर्नर्स को।